अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दीपक पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। एक तो हम आज इसको फिनिश करेंगे। इसका जो पास पेपर का क्वेश्चन है मार्च 2022 का, हम उसको देखेंगे। उसके बाद आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जो आपका गालिबन 17 चैप्टर है उसका। यही दोनों चीज़ें हमारे आज के टॉपिक्स में शामिल हैं जो हमने आज कवर करनी है। और इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वाला चैप्टर है उसके हम क्वेश्चंस भी आज देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जैसे नाम से जाहिर है, अगर आप सिर्फ नाम से सोचें इसको तो आपके जहन में जो चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, आपके हाथ में मोबाइल होते हैं, आपके जो बैंक्स हैं उनके ऐप्स होते हैं, उनके थ्रू आप पेमेंट्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आपके पास जैज़ कैश का ऐप है, आपके पास जो है वो इजी पैसा का ऐप है। इलेक्ट्रॉनिकली आप जो पेमेंट्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप उन पेमेंट्स को होल्ड कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में आ रही होती हैं। कोविड से पहले ना, वैसे जनरली बात करें तो ये काफ़ी कम था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का यूज़। काफ़ी कम तो नहीं कह सकते था, लेकिन यूथ में ज़्यादा था, ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है उसमें ज़्यादा था। बाद की उम्र के लोग हैं 90s के, उससे पहले के, उनमें बहुत ही ज़्यादा कम जो है ये रुझान पाया जाता था। लेकिन कोविड में ना देखा गया है कि इस तरफ लोगों का रुझान जो है वो बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की तरफ। आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो है वो ग्रोसरी अपनी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन ही साथ पेमेंट कर देते हैं। आपका बिल आता है, पहले आप जाते थे डाकखाने जाते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, जमा करवाते थे, बैंक खुद जाते थे, जमा करवाते थे। आपके हाथ में अकाउंट है, आपके जैज़ कैश के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आपके इजी पैसे में पैसे पड़े हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे पड़े हुए हैं। इवन कि उस बैंक का ऐप जो है वो आपके मोबाइल में है, आप उसके थ्रू उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान रहती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की तरफ लोगों का रुझान जो है वो बढ़ गया है। अब क्या है कि स्टेटिस्टिक्स के बारे में क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT हैव इंक्रीजिंगली बिकम preferred mode of payment for businesses and consumers alike। बिजनेसेस के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। देखें जैसे जो है वो फूड पांडा आया है एक किस्म का, वो भी एक किस्म का बिजनेस ही है ना। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम शुरू किया कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें और डिलीवरी आपको जो है वो आपके घर खाना जो है वो दे के जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू लोगों ने अपने बिजनेस को भी बढ़ाया है, लोगों ने अपने बिजनेस में ऑनलाइन पेमेंट शामिल कर लिया है। कई स्टोर्स पे जाएं आप लोग तो सामने ना एक जो है वो QR कोड बना हुआ होता है कि आप इसको स्कैन करें और अपने इजी पैसा से या जैज़ कैश से इसकी पेमेंट कर दें। तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने अपने बिज़नेस में जो लेके आए हैं, इनोवेशन इस तरह की लेके आए हैं। कस्टमर के लिए भी आसानी हो चुकी है और बिज़नेस वालों के लिए भी आसानी हो चुकी है। पहले जो है वो खुले पैसों का जो है मसला होता था, चेंज का मसला होता था कि चेंज नहीं है हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट का। तो इस तरह से पूरी की पूरी अमाउंट ही उतनी ट्रांसफ़र हो रही होती है जितनी अमाउंट जो है वो जितना का जो है वो बिल है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ने जो है वो काफ़ी एक इनकलाब सा जो है वो पैदा कर दिया है बिज़नेस के अंदर। अब पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मैं पेमेंट सिस्टम आपको बताने लग जाऊँ ये तो बड़ी बचकाना सी बात होगी। पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें पेमेंट हो रही होती है। आप एक सामान खरीद रहे हैं, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट सिस्टम है। A payment system is any system used to settle financial transactions through the transfer of monetary value। अच्छा, अब ये बात मनीटरी वैल्यू पे आप थोड़ा सा फोकस करें। आप जा रहे हैं किसी जगह पे, आपका दोस्त आता है, वो आपसे पूछता है, आपसे मिलता है, वो आपसे पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। आप उसे कहते हैं मेरे पास जो है ना, आप तलाशी ले लो मेरे पास कितने पैसे हैं, आपको पता चल जाएगा। वो आपकी तलाशी लेता है, उसे कोई पैसे नहीं मिलते, वो कहता है आपके पास कोई पैसे नहीं है। आप कहते हैं नहीं, मेरे पास 5000 रुपीज़ मौजूद हैं। वो कहता है मैंने देखा है आपके पास कोई पैसे नहीं है। आप अपना ATM निकालते हैं, आप कहते हैं मेरे पास ये ATM है और मेरे इस अकाउंट में 5000 रुपीज़ हैं। क्या आपके पास वो 5000 रुपीज़ फिजिकली प्रेजेंट हैं?
फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो आपके एटीएम कार्ड के अंदर है। वो एटीएम कार्ड में 5,000 की वैल्यू है। वो एटीएम कार्ड उस वक्त आपके लिए 5,000 रुपये की वैल्यू रखता है। वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। वो उसकी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू। फर्स्ट करें आप वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आप मोबाइल निकालते हैं, आपका जो है वो यूबीएल का ऐप है, फॉर एग्जांपल यूबीएल का एटीएम है, आपने मोबाइल में यूबीएल का ऐप रखा हुआ है, आप उससे पैसे अपने दोस्त को ट्रांसफ़र करते हैं 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ अपने दोस्त को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या आपने हज़ार रुपये के 2 नोट अपने दोस्त को दिए हैं? क्या आपने कैश अपने दोस्त को दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया। कैश किधर पड़ा हुआ है? बैंक में पड़ा हुआ है। क्या कैश बैंक वाले ने उठा के, बैंक वाले भागे भागे आए हैं जी आपने जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे 2,000 तो हम लेके आए हैं, ये लो आपके दोस्त को जो है वो हम 2,000 दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कैश एक जगह ही पे पड़ा हुआ है। नंबर्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई है, इसको कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू। उस ट्रांजैक्शन की वो मॉनेटरी वैल्यू थी 2,000 रुपीज़, जो उस बंदे को ट्रांसफ़र हो चुकी है, आपके दोस्त को ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? दिस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि चेक वगैरह है, आपका एटीएम कार्ड भी एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। पीपल, लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, बहुत सारे रूल्स बने होते हैं, प्रोसीजर बने होते हैं, स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही होती है, आप मोबाइल के साथ पेमेंट कर रहे हो। तो इस एक्सचेंज को पॉसिबल बनाने के लिए, जो आपने पेमेंट की है, अपने दोस्त को ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है, इसको पॉसिबल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल के काम कर रही होती हैं। बहुत सारे लोग, ये सारे प्रोसीजर, रूल्स वगैरह ये मिल के काम कर रहे होते हैं, तब वो आपकी एक पेमेंट अपने दोस्त तक ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये एक ओवरव्यू था पेमेंट सिस्टम का। पेमेंट सिस्टम में हो क्या रहा होता है? EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, is the electronic fund transfer of money from one bank account to another। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने पैसे नहीं दिए, आपने फिजिकली या हार्ड कैश जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अपने मोबाइल से फ़ंड जो है, फॉर एग्जांपल इजी पैसा की आप एग्जांपल ले लें। इजी पैसा से इजी पैसा अपने दोस्त को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। एक ही इजी पैसा में आपका अकाउंट है, एक ही इजी पैसा में, इजी पैसा के अंदर ही आपके दोस्त का अकाउंट है। एक ही बैंक से, अगर आप बैंक की एग्जाम्पल ले लें, मिज़ान बैंक में आपका अकाउंट है, मिज़ान बैंक में आपके दोस्त का अकाउंट है, अपने अकाउंट से दूसरे दोस्त वाले अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए। एक ही बैंक के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही जो है वो कैश ट्रांसफ़र हो गया। फर्ज करें अब आपका अकाउंट जो है वो मिज़ान बैंक में है, आपके दोस्त का अकाउंट यूबीएल में है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, आइदर विद इन सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस via computers based systems without the direct intervention of बैंक स्टाफ। अब आपने जो मोबाइल पे पेमेंट की है, डायरेक्टली उसमें बैंक स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप जाते हैं बैंक में, जाते हैं, बैंक स्टाफ जो है वो पेमेंट पकड़ता, उसके बाद आपसे जो है वो डिपॉजिट स्लिप फिल करवाता, अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल लिखवाता, तब हम कहते हैं बैंक स्टाफ जो है वो इसमें ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था। लेकिन आपने मोबाइल से अपने पैसे जो है वो अपने दोस्त को ट्रांसफ़र कर दिए। अब डायरेक्टली कोई भी स्टाफ मेंबर बैंक का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपने डायरेक्टली पैसे जो हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। वो मनी, हार्ड मनी नहीं था, हार्ड कैश आपके पास नहीं था और ट्रांसफ़र हुआ है, वो आपके पास क्या था? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे पड़े हुए थे, उसे इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। सिंपल से कंसेप्ट है, यहाँ से आपको सिनेरियोज नहीं आने वाले, या ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ से आपको MCQs मोस्टली आ सकते हैं, या फिर वो डेफिनेशन पूछ देता है, ये पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे जो मेन एग्जांपल है वो पेमेंट सिस्टम की ही है, वहाँ से पूछ सकता है 1-2 मार्क नंबर के लिए आपसे। बाकी यहाँ से वो MCQ में आ सकता है। इन लाइन्स को आपने ध्यान से पढ़ लेना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से आप लोगों ने इनको पढ़ लेना है, इनको डाइजेस्ट कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ये लास्ट लाइन है, यहाँ से हम कुछ बना सकता है। रेलिवेंट लॉ इन पाकिस्तान इज द पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स एक्ट 2007। कौन सा एक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 जो है वो एप्लीकेबल है इन सब लॉज के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रही है और ये जो सारे सिस्टम और प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ इस्टेब्लिश किया गया है वो है पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007। इसी के बारे में हम मोस्टली इस अपने लॉ में बात कर रहे होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है? अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुका हूँ, आपको इतनी तो समझ हो चुकी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है। ऐसा पैसा जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपकी जेब में नहीं है, जो हार्ड फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में वो पड़ा हुआ है, आपका ही है, उसमें एक्सेस जो है वो आपको ही है, उस तक एक्सेस आपको है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है, वो पैसे पड़े हुए हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी का नाम दे रहे होते हैं। इसकी ICAP में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑफिशियल डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स मनी ट्रांसफर्ड थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ है? एंड इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, एटीएम का आपको पता है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, मैग्नेटिक मीडियम या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपने डिवाइसेस देखी होंगी, आप कार्ड स्वैप कर रहे होते हैं, कहीं मॉल वगैरह में चले जाए, शॉप में चले जाएँ, उन्होंने स्वैपिंग मशीन्स रखी होती हैं, वो सारी चीज़ें उस तरीके से फंड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और उन चीज़ों में जो फंड पड़ा हुआ होता है, जैसे आपके एटीएम में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपके मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में आपके जो है वो जैज़ कैश का ऐप बना हुआ है, उसमें पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक फंड है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ठीक हो गया। अब आपके वो जो जैज़ कैश में पड़े हुए हैं पैसे, उनको कौन जो है वो ऑथोराइज करता है? सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट टू और ऑथोराइज अब बैंकिंग कंपनी हो सकती है। आपके पास मिज़ान बैंक का ऐप पड़ा हुआ है, तो आप जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो मिज़ान बैंक से, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हो, आप अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसको कौन ऑथोराइज कर रहा है? उसको बैंकिंग कंपनी ऑथोराइज कर रही है, मिज़ान बैंक ऑथोराइज कर रहा है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज कर सकता है जैज़ कैश जो है वो इजी पैसा के केस में, और कोई भी और कंपनी जो इस काम में इन्वॉल्व है, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है, कोई भी और पर्सन वो भी ऑथोराइज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी हो सकती है टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र हो रही होती है, उससे या तो अकाउंट आपका बढ़ रहा होगा या अकाउंट कम हो रहा होगा। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक मनी आपके अकाउंट में आया है, आपके दोस्त ने आपके अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो आपका अकाउंट बढ़ रहा है। अगर तो आपके अकाउंट से 5,000 निकल गए हैं, आपने 5,000 अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या 5,000 की कोई शॉपिंग कर ली है, तो आपका अकाउंट कम हो गया है। तो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है। मेन कंसेप्ट जो डेबिट क्रेडिट का है वो आप अपने जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देख रहे होते हैं। बहुत से लोग आप जो है वो उनको पता भी होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तफसील से पढ़ के आए हुए होंगे। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? ये तो हमने देख ली, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल हो गया, ATM मशीन वगैरह, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सारे कुछ हो गया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ रही होती हैं। includes monetary value as represented by a claim on the issuer which is stored in an electronic device or payment instrument। देखिए यहाँ पे इसको, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए भी ना, आप अपने डेबिट कार्ड, आपके पास जो ATM कार्ड होता है उसकी एग्जांपल ले लें। वो जो कार्ड है उसके वो पैसे नहीं है, वो क्या है? पढ़ें इस लाइन को। इंक्लूड्स मनीटरी वैल्यू एज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लेम ऑन द इश्यूअर। इश्यूअर कौन है? बैंक है। इश्यूअर कौन है? बैंक है। बैंक ये मान गया कि आपने जो है वो बैंक में 5,000 रुपये ट्रांसफर किए। अब बैंक ने क्या किया? आपके पास ATM जो है ना, वो इनकी मनीटरी वैल्यू क्या है? 5,000 रुपीज़। आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसकी वैल्यू क्या है? 5,000 रुपीज़। और बैंक इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, आपकी क्लेम को, क्या कि आपके ATM में 5,000 रुपीज़ हैं, और जब भी आप जाके उस ATM कार्ड को ATM मशीन में डालोगे वो 5,000 रुपीज़ आपको पे कर देगा। विच इज़ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी हो सकता है जैसे जैज़ कैश वगैरह के केस में, और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिस तरह मैंने ATM कार्ड की एग्जांपल दी, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या है? मॉनिटरी वैल्यू मौजूद है। उसकी मॉनिटरी वैल्यू है, आपके जो है बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये मौजूद है, आपके पास ATM का डेबिट कार्ड है, ATM का अकाउंट का डेबिट कार्ड है, तो उस ATM की मॉनिटरी वैल्यू क्या है? 5,000 रुपीज़। और वो 5,000 रुपीज़ आप किससे क्लेम करेंगे? बैंक से क्लेम करेंगे। इश्यूअर है, बैंक है, वो आपको पैसे इश्यू करेगा जैसे ही आप उनसे मांगेंगे। ठीक हो गया ये बात? अगली बात पढ़ते हैं। इश्यू ऑन रिसीट ऑफ फंड्स ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन वैल्यू देन द मॉनिटरी वैल्यू इश्यूड। ऑब्वियसली
जब आप 5,000 रुपये जो है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे तभी उस आपके हाथ में जो एटीएम है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है आपका, उसकी वैल्यू 5,000 रुपीज़ होगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपीज़ हैं और आप एटीएम में जाके जो है वो 5,000 की ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर दें। नहीं, आपने जितने पैसे जो हैं वो रखे हुए हैं अपने अकाउंट में, जितनी उसकी लिमिट है उतने ही पैसे होंगे। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है आप उतने ही पैसे जो है वो उससे इशू करवा सकते हैं। एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन द इशूअर, और जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ठीक है एटीएम कार्ड से जो है वो पेमेंट हो सकती है। तो इस तरह से भी जो है वो डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फंड को या इलेक्ट्रॉनिक मनी को। और किस किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फंड को। इलेक्ट्रॉनिक फंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इनमें से एक चीज़ भी कोई चीज़ पूरी तो नहीं होगी तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी का नाम दे रहे होंगे। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मे बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका मकसद क्या है, उसमें मॉनेटरी वैल्यू, उसमें मॉनेटरी वैल्यू जो है वो सेव है और उसको आप पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी डेबिट कार्ड की, मैं आपको बार बार डेबिट कार्ड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका वास्ता इस चीज़ से पड़ रहा होता है रोज़मर्रा की चीज़ों कामों में जो है, इसलिए आपको समझना इन चीज़ों को आसान हो जाएगा, इन डेफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन है और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट पे कोई चीज़ पूरी करती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह जैसे इस पॉइंट पे हम डेबिट कार्ड की एग्जांपल ले लें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की एग्जांपल ले लें, आप अपने मोबाइल ऐप की जैज़ कैश की एग्जांपल ले लें। जैज़ कैश के अंदर, जैज़ कैश एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आपने उसके अंदर 10,000 रुपीज़ रखे हुए हैं। अब उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उस डिवाइस की, उस ऐप की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 10,000 रुपीज़, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 10,000 रुपीज़ और आप उससे पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग वगैरह करनी है, कोई भी चीज़ मंगवानी है, आप उससे मंगवा सकते हैं, आप उससे पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बैंक, कोई भी ऐसा जो है वो मोड जो स्टेट बैंक ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में हम इंक्लूड करेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का हिस्सा बन जाएगा। कुछ एग्जांपल दी हुई हैं इसकी, मनी ट्रांसफर थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, मोबाइल कैश, वॉलेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मनी है। यहाँ से आपको डेफिनेशन भी आ सकती हैं, वो पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो क्या होता है। यहाँ से आपको एक छोटा सा जो है वो स्नैरियो बना के पूछ सकता है, वो कहेगा जी फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को जो है वो पैसे ट्रांसफर, वैसे इसकी चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी हमें बस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को पैसे ट्रांसफ़र किए, वो एटीएम कार्ड में मौजूद है, या इस तरह का कोई भी स्नैरियो बना देगा छोटा सा 2 नंबर का, इस तरह से भी पूछ सकता है। लेकिन मेन चांसेस है यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछेगा या फिर वो आपसे MCQs यहाँ से पूछ रहा होगा। हमने जो पास्ट पेपर है ना वहाँ पे भी यहाँ से जो है वो उसने ज़्यादातर क्रैमिंग वाली चीज़ें पूछी हुई हैं। बेसिकली ये टॉपिक से क्रैमिंग से रिलेटेड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इतनी बड़ी डेफिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं उसने वो छोटा सा प्रिसाइज करके लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मींस एनी ट्रांसफ़र ऑफ फंड की कोई भी ट्रांसफ़र अदर देन द ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड बाय चेक। चेक इलेक्ट्रॉनिक मनी है क्या? चेक इलेक्ट्रॉनिक फंड है? बिल्कुल भी नहीं है। एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चेक की अपनी एक वैल्यू है। ड्राफ्ट और सिमिलर पेपर इंस्ट्रूमेंट, पेपर इंस्ट्रूमेंट कौन से? पैसे, कैश, which is initiated through an electronic terminal, which is initiated, ये सारी चीज़ें जो पीछे हमने नाम लिए वो शामिल नहीं है। एंड अदर देन अ ट्रांजैक्शन, इन चीज़ों से अलावा, चेक के अलावा, ड्राफ्ट के अलावा, किसी भी पेपर इंस्ट्रूमेंट के अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा है तो भाई इनमें शामिल क्या है? विच इज़ इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, स्टोर वैल्यू कार्ड टर्मिनल, डेबिट कार्ड, एटीएम, कंप्यूटर, मैग्नेटिक टेप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और ऑथराइज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेबिट और क्रेडिट एंड अकाउंट। कोई भी किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, आपने देखा होगा आप मॉल्स वगैरह में गए हैं वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं, आपकी ATM मशीन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑथराइज करता है पेमेंट को, जिसमें पेमेंट पड़ी हुई है, जो पेमेंट के ट्रांसफ़र को ऑथराइज करता है,
उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का नाम दे रहे होते हैं। इसमें चेक नहीं आता, इसमें ड्राफ्ट नहीं आता। अब यहाँ से वो क्या पूछ सकता है, यहाँ से वो या तो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को डिफाइन कर दो, ठीक है, या वो MCQs बनाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चेक लिख देगा, ड्राफ्ट लिख देगा, उसके बाद ATM लिख देगा। तो आपने कौन सा चूज़ करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अगर वो पूछ ले इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तो आपने ATM यूज़ करना है। या ये भी पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ से आपसे इस तरह से वो MCQs जो है वो डेफिनेशन जो है वो पूछ रहा होगा। ये बेसिक सी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि भाई एक स्टूडेंट जो है वो अपनी फ़ी पे करता है इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कह रहे हैं। उसके अकाउंट में पैसे थे, उसने जो है वो iCab के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, iCab को पे कर दिए, वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का नाम दे रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, क्रैमिंग वाली चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं। कंसेप्चुअल चीज़ कोई वो पूछ ले वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। यहाँ से कोई सिनेरियो बना दे, कोई भी सिनेरियो बनता ही नहीं है। ऑपरेटर क्या होता है, अब यहाँ से वो कोई सिनेरियो नहीं बना सकता, ऑपरेटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर मीन्स any financial or other institution or any person authorized by State Bank to operate any designated payment system। किसी भी किस्म का कोई डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम जो यूज़ कर रहा है स्टेट बैंक की जानिब से ऑथराइज़ किया हुआ, स्टेट बैंक की जानिब से ऑथराइज़ किया हुआ पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा है, डेजिग्नेट किया हुआ पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा है कोई भी ऑपरेटर, तो उसको हम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, उसको हम ऑपरेटर का नाम दे रहे होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंसान जिसको स्टेट बैंक ने क्या दिया है कि इसका जो पेमेंट सिस्टम है उसे हम डेजिग्नेट करते हैं, उसे हम अप्रूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर का नाम देंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से पहले ना जो सिस्टम था ना किस तरह से था, एक बैंक अगर आपके पास जब स्टार्टिंग में बैंक शुरू हुए और ATMs वगैरह शुरू हुए, अगर आपके पास जो है ATM कार्ड UBL का है ना, तो आपको UBL के बैंक से जाके ही पैसे मिलेंगे, आपको UBL से ही पैसे मिलेंगे। आपके पास UBL का चेक है ना, तो आपको UBL से पैसे मिलेंगे। आपके पास मिज़ान का चेक है ना, तो आपको मिज़ान से ही पैसे मिलेंगे। सारे बैंक्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। एक ऑपरेटर आया, स्टेट बैंक ने एक ऑपरेटर डेजिग्नेट किया, वन लिंक उसका नाम है। आपने कभी ATM कार्ड्स पे या बैंक्स के ऊपर ना, बैंक के बाहर लिखा होता है वन लिंक वगैरह, इस तरह का वन सा बना होता है और एक लोगो सा बना होता है। अगर आप गूगल कर लें तो आपको वो लोगो भी मिल जाएगा। उस वन लिंक ने काम क्या किया, सब बैंक्स को आपस में कनेक्टेड कर दिया, सब बैंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप मिज़ान की पेमेंट UBL से भी निकलवा सकते हैं, हबीब बैंक से भी निकलवा सकते हैं, पंजाब बैंक से भी निकलवा सकते हैं, हबीब मेट्रो बैंक से भी निकलवा सकते हैं, किसी भी बैंक से निकलवा सकते हैं। इस वन लिंक ने ये काम किया। वो वन लिंक था ना, उसको स्टेट बैंक ने डेजिग्नेट किया कि ठीक है, आपको हम ऑपरेटर मानते हैं और ये जो आपका काम है इन सबको लिंक करना और जो भी आपने हमें प्रपोजल दिया है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको ऑपरेटर का दर्जा देते हैं, आप ये ऑपरेट कर सकते हैं, आपको डेजिग्नेट करते हैं हम, आपको आपके जो पेमेंट सिस्टम है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं, हम अप्रूव करते हैं, इससे आसानी पैदा होगी। ये ऑपरेटर होता है। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम को भी हम जो है वो तफसील से देख लेते हैं। पहले ऑपरेटर की बात आप समझ लें। ऑपरेटर क्या है, सिंपल सी बात है, स्टेट बैंक ने कह दिया कि आप ऑपरेटर हो, आप ऑपरेटर हो। ऑपरेटर क्या करेगा, पेमेंट सिस्टम जो है ना उसको डेजिग्नेट कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है। ठीक हो गया। द स्टेट बैंक मे डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय रिटन ऑर्डर। क्या करेगा स्टेट बैंक, एक रिटन ऑर्डर निकालेगा कि ये जो वन लिंक है ना ये आज से डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, ये आज से डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, ये डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है। इफ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इससे क्या हुआ, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी था। पब्लिक को काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि एक बैंक की जो पेमेंट है, अगर फ़र्ज़ करें आप एक एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उस बैंक की ब्रांच ही नहीं है, तो आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा,
जो है उसकी पेमेंट निकलवाने के लिए। इस वजह से वन लिंक को अप्रूव किया गया। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छी चीज़ थी, ज़रूरी चीज़ थी। इससे जो है वो पब्लिक के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई। तो वन लिंक को अप्रूव किसने किया? स्टेट बैंक ने। वन लिंक क्या बन गया? ऑपरेटर बन गया। वन लिंक क्या बन गया? ऑपरेटर बन गया। और जो अप्रूव किया उसको डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के तौर पे, वो पहले उसका पेमेंट सिस्टम था, जैसे ही उसे अप्रूव किया उसको डीपीएस का दर्जा मिल गया, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम का दर्जा मिल गया। रिटन ऑर्डर के थ्रू उसको अप्रूव किया गया। द स्टेट बैंक में इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस इक्विपमेंट मशीनरी। देखें, ये तो सिंपल सी बात है। जब भी आप स्टेट बैंक के पास गया, अगर वन लिंक है या कोई भी पर्सन है जो स्टेट बैंक के पास जाता है एक पेमेंट सिस्टम लेके, वो कहता है ये इस तरह का पेमेंट सिस्टम है, मैं इस तरह से जो है वो पेमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। स्टेट बैंक क्या करेगा? क्या बात सुन के अप्रूव कर देगा? नहीं, वो इंक्वायरी करेगा कि आपके पास मशीनरी क्या है, इक्विपमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, अकाउंट्स क्या है, किस तरह से आप पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, किस तरह से यूज़ करेंगे, किस जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं, आपका ऑफिस किस जगह पे, इस तरह की सारी चीज़ों की मालूमात वो चेक करना चाहे तो स्टेट बैंक क्या कर सकता है? वो चेक कर सकता है। और चेक करने के बाद उसे अप्रूव कर दे तो वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बन जाएगा। और वो बंदा, वो जो कंपनी लेके आई है, वो क्या बन जाएगी? ऑपरेटर बन जाएगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ से वो ऑपरेटर की डेफिनेशन पूछ सकता है। और उसके बाद डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, स्टेट बैंक किस तरह से डेजिग्नेट कर सकता है, यहाँ से वो एमसीक्यूज बना के जो है वो आपसे पूछ सकता है। सिंपल सी चीज़ है, क्रैमिंग वाली चीज़ है, ये भी चल सकता है। इसके बाद है रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ अ पेमेंट सिस्टम। अब एक पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट कर दिया स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक ने कह दिया कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो आज से डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम कंसिडर होगा, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम कंसिडर होगा। लेकिन बाद में वो कोई इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी करनी शुरू कर दे, जिस काम के लिए उसको अप्रूव किया गया था वो काम ही ना करे, तो भाई पावर भी तो होनी चाहिए ना स्टेट बैंक के पास कि अब उसको ख़त्म कर दे, उसको ख़त्म कर दे। तो इस तरह की पावर है उसके पास। स्टेट बैंक मे रिवोक द डेजिग्नेशन ऑफ अ डीपीएस डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट। क्या क्या चीज़ें सेटिस्फाई कर ले तो स्टेट बैंक जो है वो रिवोक कर सकता है, उसका पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम से हटा सकता है। पहली चीज़ है डीपीएस हैज सीज टू ऑपरेट इफेक्टिवली एज अ पेमेंट सिस्टम। वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, जिस तरह से उसको इफेक्टिवली काम करना चाहिए था काम नहीं कर रहा। स्टेट बैंक ने देखा भाई ये काम नहीं कर रहा, पहली वार्निंग दी, दूसरी वार्निंग दी, उसके बाद उसने बंद कर दिया। चाहे वार्निंग उसने एक ही दी, उसके बाद उसको बंद कर दिया। पेमेंट सिस्टम को वो इस तरह से अप्रूवल जो है वो उसका ख़त्म कर सकता है अगर वो इफेक्टिवली काम ही नहीं कर रहा। द ऑपरेटर ऑफ अ डेजिग्नेटेड सिस्टम हैज़ नोइंगली फर्निश्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स टू द स्टेट बैंक इन कनेक्शन विद द डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम विच इज or are false or misleading in any material particular। वो जो काम कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे हैं? वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। तो क्या आप स्टेट बैंक आराम से बैठा रहेगा? नहीं, उसका अप्रूवल कैंसिल कर देगा, उसका डेजिग्नेशन कैंसिल कर देगा, उस इदारे का डेजिग्नेशन कैंसिल कर देगा। अब वो ऑपरेटर नहीं रहेगा, अब वो ऑपरेटर नहीं रहेगा। इसी तरह द ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द डीपीएस इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग वाउंड अप और अदरवाइज डिसॉल्व वेदर इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। अगर एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो अभी बनेगा ना जब स्टेट बैंक ने उसका पेमेंट सिस्टम डेजिग्नेट कर दिया, अप्रूव कर दिया। स्टेट बैंक ने उसका पेमेंट सिस्टम अप्रूव कर दिया, वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो इंग्लैंड में भी काम कर रहा है। लेकिन स्टेट बैंक को ये खबर मिलती है इंग्लैंड में जो ये काम कर रहे हैं ना वो वाउंड अप की तरफ जा रहा है, इनकी कंपनी ठीक से नहीं चल रही, इनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसे ये दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इनकी कंपनी जो है वो वहाँ पे बंद होने वाली है। तब भी स्टेट बैंक इनको पाकिस्तान में भी डेजिग्नेशन इनकी ख़त्म कर सकता है, या पाकिस्तान में उनको वाउंड अप की तरफ जा रहे हैं, स्टेट बैंक को पता चल गया ये कंपनी बंद होने वाली है, तब भी उनकी डेजिग्नेशन वो पाकिस्तान में ख़त्म कर देता है, कर सकता है। Any of the terms and conditions of the designation or requirements of the act has been contravened। देखें
जितनी भी कंडीशंस थी जिन पे उन्हें एग्री किया था जब वो ऑपरेटर बने थे, जब उनके पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट किया गया था, तब उस कंपनी ने, उस पर्सन ने जितनी भी कंडीशंस के साथ एग्री किया था, जो एक्ट की, लॉ की जितनी भी कंडीशंस थी, अब वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके मुतरादिफ काम नहीं कर रहे हैं, उनके मुतजाद जो है वो काम कर रहे हैं, उनके उल्ट काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। तभी स्टेट बैंक क्या कहेगा, आपकी डेजिग्नेशन को रिवोक कर दिया गया। द स्टेट बैंक कंसिडर्स दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवोक डेजिग्नेशन। इसके अलावा अगर स्टेट बैंक समझे कि भाई आवाम का फ़ायदा इस चीज़ में है कि इस पेमेंट सिस्टम की डेजिग्नेशन को ख़त्म कर दिया जाए, तब भी वो उस पेमेंट सिस्टम की डेजिग्नेशन को ख़त्म कर सकता है। ये भी वो आपसे क्रैमिंग में पूछ सकता है कि भाई कब कब कौन कौन सी इस तरह की सिचुएशंस हैं जब स्टेट बैंक जो है वो डीपीएस जो है वो उसकी डेजिग्नेशन जो है वो पेमेंट सिस्टम, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम जो है उसकी डेजिग्नेशन को रिवोक कर सकता है। तब आपने ये जो है वो 5 कंडीशंस बतानी है। देखिए, अगर आप सोचें इसी तरह स्टेट बैंक तो नहीं ना रिवोक कर रहा होगा, पहले उन्हें एक मौका भी देगा, उन्हें एक चांस भी देगा कि भाई बताओ आपने ये जो गलत काम कर रहे हो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इस तरह के गलत काम कर रहे हो, तो आप आके बताओ क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, अपने आप को डिफेंड करो, हम जो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं। अब उनकी बात सुनेगा, उनको मौका देगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जब इमीडिएट एक्शंस लेना ज़रूरी हो जाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया वो पेमेंट सिस्टम, वो ऑपरेटर, तो अब फौरी तौर पे भी जो है वो स्टेट बैंक ऑर्डर कर सकता है कि इसको बंद कर दिया जाए। 2 कंडीशंस हैं। द स्टेट बैंक शैल नॉट रिवोक अ डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग द ऑपरेटर ऑफ डीपीएस एज अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। उससे सुनने की अपॉर्चुनिटी, सुनने का मौका दिए बगैर, उसे अपनी बात कहने का मौका दिए बगैर उसके डेजिग्नेशन को ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन हाउएवर द स्टेट बैंक may suspend the designation of a payment system without notice pending in the final order if an immediate systematic risk is involved। अगर कोई इमीडिएट रिस्क, कोई टेररिज्म का रिस्क, कोई बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तब स्टेट बैंक के पास ये भी अथॉरिटी मौजूद है कि वो उसे सुने ही ना, उसे बोलने का चांस ही ना दे और पहले ही उसको रिवोक कर दे। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फैसला होता है, क्या फैसला होता है वो अलग बात है, लेकिन स्टेट बैंक के पास ये पावर मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स की, कि ऑपरेटर ने क्या करना है। अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ ऑपरेटर की डेफिनेशन देखी कि भाई पेमेंट सिस्टम, अगर कोई पेमेंट सिस्टम स्टेट बैंक के पास लेके जाता है, ये मेरा पेमेंट सिस्टम है, मैं इससे अप्रूवल चाहता हूँ, उसको अप्रूव कर देता है, वो डेजिग्नेट कर देता है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बन जाएगा और वो जो बंदा सिस्टम लेके गया था वो ऑपरेटर कहलाएगा। अब ऑपरेटर ने करना क्या है? एन ऑपरेटर ऑफ अ डीपीएस शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स। ये जो फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स है ना, इनको वो इस्टेब्लिश करेगा। रूल्स एंड प्रोसीजर्स सेटिंग आउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑपरेटर एंड पार्टिसिपेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क्स द पार्टिसिपेंट्स में अकर। वो रूल्स एंड प्रोसीजर बनाएगा, किसके लिए? किसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर बनाएगा? अपनी राइट्स एंड लायबिलिटीज। मेरा क्या राइट है, मेरी क्या लायबिलिटी। आप वन लिंक वाला जो है वो एग्जाम्पल अपने जेन में ले आए। वन लिंक के ऑपरेटर बन गया। माफ कीजिएगा, पहले क्या हो रहा था? पहले मिजान बैंक का जो चेक पेमेंट थी ना, वो सिर्फ मिजान बैंक इशू करता था और मिजान बैंक अपने खाते में लिख लेता था, हमने इतनी पेमेंट ले ली है, इतना डिपॉजिट लिया है, इतना डिपॉजिट इशू कर दिया है। अब जब वन लिंक आया है, वन लिंक की वजह से क्या होगा? मिजान बैंक की पेमेंट यूबीएल से भी जा रही है, पंजाब बैंक से भी जा रही है। अब इनकी यूबीएल की राइट्स एंड लायबिलिटीज, मिजान बैंक की इस हवाले से राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? तो वन लिंक की अपनी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? उसने जो सब बैंक्स को आपस में लिंक किया हुआ है, उसकी राइट एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? फाइनेंशियल रिस्क क्या है? यूबीएल को क्या रिस्क हो सकता है अगर मिजान बैंक की तरफ से यूबीएल की पेमेंट उठाई जा रही है? मिजान बैंक को क्या रिस्क हो सकता है? ये सारी चीज़ें, इसके हवाले से रूल्स एंड प्रोसीजर बनाना ऑपरेटर का काम है। इसके हवाले से रूल्स एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना है किसका काम है? ऑपरेटर का काम है। इसके अलावा प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स एंड मेजर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, यूबीएल के पैसे जो है वो कहाँ से जा रहे हैं? यूबीएल के पैसे जो है वो मिजान से जा रहे हैं, मिजान के पैसे यूबीएल से जा रहे हैं। तो
ये मीज़ान की तरफ जो है वो यूबीएल की रिसीवेबल हो चुके हैं, पेबल हो चुके हैं मीज़ान की तरफ यूबीएल के। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना, कितनी पेमेंट मीज़ान की तरफ से निकलवाई गई है यूबीएल की, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, इन सब प्रोसीजर्स को कंट्रोल करना, इनके हवाले से इंस्ट्रक्शंस देना सारी किसकी जिम्मेदारी होगी? ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन इन डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, हम वन लिंक ने एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वन लिंक को ऑपरेट हो गया, वन लिंक को डेजिग्नेट कर दिया जो है वो स्टेट बैंक ने, आपका पेमेंट सिस्टम डेजिग्नेट हो गया। अब उन्होंने डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बनाया, उन्होंने बैंक्स को सबसे पहले ऑफर की होगी कि हमारा ये पेमेंट सिस्टम है, हमारा ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आप मेट करके हमारे पेमेंट सिस्टम में एंटर हो सकते हैं और सबके साथ लिंक हो सकते हैं, सबके साथ लिंक हो सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है ये कौन इस्टेब्लिश करेगा? ये भी ऑपरेटर इस्टेब्लिश करेगा। Measures to ensure the safety, security and operational reliability of the designated payment system, including contingency arrangements. अभी जितना सारा डाटा है, अब मुख्तलिफ बैंक्स हैं, उनके आपस में लिंक्स हैं, एक की पेमेंट दूसरे से जा रही है, इतना सारा स्कैटर्ड डाटा है, इसको एक मुकाम पे रखा गया है, इसको एक मुकाम पे रखा गया है, उसको मेंटेन किया जाता है। अब इस डाटा की सिक्योरिटी का ख्याल करना भी ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। ऑपरेटर के पास इतना सारा डाटा है, उसकी आग लग जाती है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, किसी भी तरह से सैलाब आ जाता है, कंप्यूटर बैठ जाता है, आपके पास क्या बैकअप प्लान्स हैं, आपकी क्या प्लान जो है वो प्लानिंग्स हैं, इस हवाले से ये सब सोचना भी ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। तो ये सारे काम हैं जो ऑपरेटर को करने होंगे। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, अपना पेमेंट सिस्टम जो है वो डेजिग्नेट होने के बाद इस रूल्स एंड प्रोसीजर इस तरह से बनाने होंगे। तो ये भी आपको क्रैमिंग में पूछ सकता है, इस सारे को भी आपने क्रैम कर लेना है, इसको भी आपने याद कर लेना है। यहाँ से भी पूछ सकता है ऑपरेशनल अरेंजमेंट के लिए क्या क्या काम जो है वो करने होंगे ऑपरेटर को। ऑपरेटर कब ऑपरेशनल हो जाएगा? जब वो ये 5 काम कर लेगा तब वो ऑपरेशनल हो जाएगा। जब वो ये 5 काम कर लेगा तब वो आगे काम अपना जो है वो शुरू कर सकता है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम का वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऑपरेटर है वो कब ऑपरेशनल होगा, उसकी ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स बता दें, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑपरेटर बता दें, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के ऑपरेटर के रूल्स बता दें। वो किसी भी नाम से यहाँ से वो आपसे पूछ रहा होगा, आपने ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये लिख देने हैं। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हमारे सामने आया है वो मार्च 2022 का एक ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। अंडर प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल कंसिक्वेंसेज इफ ही इज प्रूवन गिल्टी। देखें, उसने सीधा क्रैमिंग वाला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यहाँ से कोई भी सिनेरियो बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा काम है। उसने पूछा हुआ है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 से, और इस बार मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड पेमेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ से पूछेगा, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको पूरे पोर्शन को भी आपने अच्छी तरह से क्रैम कर लेना। अब इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि वो अगर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, किसी भी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम वाली प्रॉपर्टी, या छुपा रहा है प्रोसीड ऑफ क्राइम वाली प्रॉपर्टी, या किसी के बिहाफ पे पकड़ रहा है तो किसी के बिहाफ पे रख रहा है उस प्रॉपर्टी को, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। जो 5-6 पॉइंट्स थे हमारे, ये आपने लिख देने थे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाने थे। ये इजी मार्क्स हैं आपके लिए ग्रैब करना। आपको पता है यहाँ से सिनेरियो नहीं आना, सीधी सीधी चीज़ें आपने उनको अपने जहन में बैठा लेना है, उनको याद कर लेना है, तो आसानी से आप जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, डाटा प्रोटेक्शन। आजकल का ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप इस बात को मानते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल, आपके आईडी कार्ड, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, नादरा के पास मौजूद है, नादरा की वेबसाइट पे मौजूद है। आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, वहाँ पे आप अपना नंबर देते हैं। आप फेसबुक आईडी बनाते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आप फूड पैंडा पे अपनी आईडी बना रहे हैं, आप अपने फूड पैंडा पे पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपना ATM जो है वो दे रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं, अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। कितना ज़्यादा ये सीक्रेट मामला है। तो इस तरह से आपका जो डाटा है ना,
वो बहुत सारी ऑनलाइन जो है वो सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में यूज़ हो रहा है। आप मोबाइल ऐप बनाते हैं, वहाँ पे आपकी पेमेंट्स पड़ी हुई हैं, वो ऐप वाले आपसे आपका एटीएम पिन पूछते हैं, इतनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी वो ऐप के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, वो बैंकर्स के पास पड़ी हुई है, बैंक्स में पड़ी हुई है, इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो ऑनलाइन चली जा चुकी है। तो इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, आपकी पड़ी हुई है बहुत सारी जगहों पे। इनकी प्रोटेक्शन, जो बंदा इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फॉर एग्जांपल आपने जैज़ कैश का एक्ट बनाया, अब जैज़ कैश वालों ने आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर लिया, अब ये इसको प्रोटेक्ट करना, ये आगे ना जाए, जिस काम के लिए आपने दिया है उसी काम के लिए यूज़ हो, किसकी जिम्मेदारी है? जैज़ कैश वालों की उसकी जिम्मेदारी है जिन्होंने ये लिया है। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। आपकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए गए हैं, आपका डाटा महफूज रहे, आपकी प्राइवेसी महफूज रहे, आपका डाटा महफूज रहे, इनको महफूज रखने के लिए कवानीन बनाए गए हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी पे मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ हैं। ये सब हम डाटा प्रोटेक्शंस में पढ़ रहे होंगे। आपके डाटा को आप किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके पर्सनल डाटा को, आपकी पर्सनल पिक्स होती हैं, आप गूगल ड्राइव पे अपलोड की हुई होती हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को, ये हम सब चीज़ें अपने डाटा प्रोटेक्शंस में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, द लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान इज़ इन ड्राफ्ट स्टेज। सबसे बड़ा मसला ये है हमारा, 2020 से एक बिल पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। 2020 में गालिबन ये बिल जो है ना वो पेश किया गया था पार्लियामेंट के सामने कि ये बिल है डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से, इसको पास करना है, तो अभी तक वो बिल ही पास नहीं हुआ। The legislation on personal data protection in Pakistan is in draft stage and the bill is yet to be passed by Parliament. The consultation draft of the bill is available at website of Ministry of Information Technology and Telecommunication. आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री है, उनकी वेबसाइट जो है उस पर ये बिल पड़ा हुआ है, जो बिल 2020 में पेश किया गया था। द टाइटल ऑफ प्रपोज बिल इज़ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020 है, ये आप उस वेबसाइट से भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। The bill proposes establishment of Personal Data Protection Authority of Pakistan to protect personal data from any loss or misuse, to promote awareness of data protection and deal with the complaints। जैसे मैंने आपको बात बताई, आपका जो पर्सनल डाटा है उसको, उसके मिसयूज़ को या उसकी लीकेज को रोकने के लिए ये लॉज बनाए गए हैं, ताकि लोगों की पर्सनल डाटा की जो है वो हिफाजत हो सके, उनका पर्सनल डाटा किसी तरह से मिसयूज़ ना हो रहा हो। ये बिल एक इस तरह की बिल में एक किस्म की जो है ना वो प्रपोज़ल है, एक किस्म का प्रपोज़ल है हुकूमत के लिए कि आप अथॉरिटी बना देंगे। अब ज़ाहिरी बात है हुकूमत के पास और भी बहुत तरह से काम, बहुत किस्म के काम हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपने अपने काम कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा जो है वो हमें एक किस्म का अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से, ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जिसका काम ही ये हो कि लोगों के पर्सनल डाटा के मिसयूज़ को प्रोटेक्ट कर रहा हो। लोगों का पर्सनल डाटा जो है वो मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी बना दी जाए, लोग वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स कर रहे हो और वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हो, लोगों की कंप्लेंट सुन रहा हो और लोगों को सजाएं भी दे रहा हो। ये प्रपोजल दिया गया है, वो जो बिल 2020 में पेश किया गया था, अभी तक ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये हमने अगला चैप्टर पढ़ना है। आल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट प्रोविजंस अबाउट डाटा प्रोटेक्शन, इसमें भी काफ़ी प्रोविजन जो है वो डाटा प्रोटेक्शन की मौजूद हैं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी प्रोविजन इस तरह की भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 प्रोवाइड्स फॉर सीक्रेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन held by financial institutions and violations is punishable with the imprisonment or fine। पीछे हम पढ़ चुके हैं जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट, वो कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट है ना, उसमें भी मौजूद है कि जो कस्टमर्स हैं आपके,
जो बैंक्स के कस्टमर हैं, आप बैंक्स के पास बहुत सारा पर्सनल डाटा मौजूद होता है अपने कस्टमर्स का, उनकी किस तरह से हिफाजत करनी है। अगर वहाँ से कोई डाटा लीक होता है, कोई डाटा का मिसयूज़ होता है, तो उन बैंक्स को क्या क्या सज़ाएँ होंगी, क्या क्या जुर्माने होंगे, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 में लिखा हुआ है। ये सज़ाएँ वगैरह ये हम आगे भी जाके डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराना मकसूद है कि डाटा प्रोटेक्शन को किस हद तक सीरियसली लिया जाता है, आपके पर्सनल डाटा की लीकेज की रोकथाम के लिए, उसके मिसयूज़ से बचाने के लिए किस किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, एक बिल जो है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 जो है वो आपकी पार्लियामेंट में मौजूद है। पार्लियामेंट अभी उस पर डिस्कशन कर रही है, अभी तक उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं आ सका। वहाँ पे एक प्रपोजल है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दी जाए जो इन सब कामों को डील कर रही है। इसके अलावा जो इस तरह की फिलवक्त चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में मौजूद हैं, जहाँ पे इन चीज़ों को कुछ थोड़ा बहुत डील किया जा रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 में मौजूद है, जहाँ पे इन चीज़ों को डील किया जा रहा है और इनके हवाले से पनिशमेंट्स दी जा रही हैं। अभी स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाने के लिए जो है वो प्रपोजल एक हुकूमत को दे दिया गया है। बाकी जो स्कैटर्ड चीज़ें हैं उनको हम देख रहे होंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सज़ाएँ पड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को हम देख रहे होंगे। The Telecom Consumer Protection Regulations 2009 gives the subscribers a right to lodge complaint for any illegal practices by telecom operators. आपके जो सिम्स वाले हैं, आप जब जो है वो सिम खरीदते हैं, बायोमेट्रिक होता है, आपका आईडी कार्ड लिखा जाता है, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, आपका इवन के पर्सनल नंबर भी उन्हीं के पास है क्योंकि आपने उसी कंपनी से जो है वो सिम ली हुई है। अगर वो आपकी इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अंडर, और वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, आपकी जो पर्सनल डाटा है उसकी हिफाजत करेगी। आपके पास ये एक इख्तियार मौजूद है। टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2009 लॉ के अंडर आपके पास ये हक हासिल है कि अगर कोई भी कंपनी आपके साथ जो है इस तरह की हरकत करती है, कोई भी अथॉरिटी जो है, कोई भी ऑपरेटर, आपका टेलीकॉम ऑपरेटर, कोई भी आपकी सिम की कंपनी आपके जो डाटा है उसको मिसयूज़ करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ पीटीए में जो है वो कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। पीटीए जो है वो आपके जो इसकी कंपनसेशन करवाएगा उनसे, उनको सज़ाएँ भी हो रही होंगी, उनको जुर्माने भी हो रहे होंगे। इसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं हम पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डाटा के हवाले से। कुछ डेफिनेशन जो हमारे सामने आती हैं, सबसे पहले है डाटा सब्जेक्ट। डाटा सब्जेक्ट क्या है? डाटा सब्जेक्ट आप हैं, वो सब्जेक्ट, वो पर्सन जिसके बारे में, जिसका पर्सनल डाटा है, जिसकी वो इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल जो सिम कंपनी है या एटीए जो है बैंक कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी है, आप मिज़ान बैंक की एग्जांपल ले लें। मिज़ान बैंक के पास आपका आईडी कार्ड नंबर मौजूद है, आपका फ़ोन नंबर मौजूद है, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन है उसको हम डाटा सब्जेक्ट कह रहे होंगे, और जो डाटा है वो दो नौइयत का हो सकता है। एक तो पर्सनल डाटा हो सकता है। पर्सनल डाटा क्या होता है? पर्सनल डाटा इस तरह का डाटा है जिस डाटा से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिस डाटा से पता लगाया जा सकता है ये बंदा कौन है, उसको हम पर्सनल डाटा का नाम दे रहे होते हैं। मीन्स एनी इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू आइडेंटिफाइबल फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन or from that other information in the possession of a data controller, including any sensitive personal data। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपका पता लगाया जा सकता है या आपकी किसी और प्रॉपर्टी का, कोई और पोजेशन का पता लगाया जा सकता है, इस तरह के डाटा को हम पर्सनल डाटा कह रहे होते हैं। प्रोवाइडेड दैट एनोनिमाइज्ड, इनक्रिप्टेड और pseudonymized data which is incapable of identifying an individual is not a personal data। देखिए, कोई भी इस तरह का डाटा पर्सनल डाटा नहीं है जिससे आपकी शिनाख्त नहीं हो सकती, जिससे आपकी शिनाख्त नहीं हो सकती, जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा है या एनोनिमाइज्ड फॉर्म में पड़ा है, pseudonymized फॉर्म में पड़ा है,
मतलब गुमनाम शक्ल में पड़ा है, जिससे पता ही नहीं लग सकता, जो कोडिंग फॉर्म में है, जिसे पता ही नहीं लग सकता ये किस बंदे का डाटा है। आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की शिनाख्त ही नहीं हो सकती, उसको हम पर्सनल डाटा नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा डाटा आपका पड़ा हुआ है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये फलां बंदे का डाटा है, उसको हम पर्सनल डाटा कह सकते हैं। तो ये थी पर्सनल डाटा की डेफिनेशन और डाटा सब्जेक्ट की डेफिनेशन। डाटा सब्जेक्ट आप हैं, पर्सनल डाटा वो डाटा जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब पर्सनल डाटा को हम और ज़्यादा जो है वो इंटेंस करते हैं तो ये सेंसिटिव पर्सनल डाटा बन जाएगा। पर्सनल डाटा से तो आपको सिर्फ जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा था, सेंसिटिव पर्सनल डाटा से आपके जो है वो एक किस्म का कंट्रोल ले लिया जा रहा होता है किसी चीज़ से। आपके अकाउंट के पासवर्ड्स हो सकते हैं, आपकी और कोई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपका डेबिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है। मीन्स एंड इंक्लूड्स डाटा रिलेटिंग टू एक्सेस कंट्रोल, आपकी एक्सेस से मुतालिक जो डाटा है, आपका यूज़र नेम है, आप जो पासवर्ड है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट्स है, क्रेडिट डिटेल्स है और बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपके सेंसिटिव पर्सनल डाटा में आ जाती हैं। पर्सनल डाटा कौन सा डाटा है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपकी कोई और पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेंसिटिव पर्सनल डाटा कौन सा डाटा है जो आपके एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड है, जो आपकी रसाई से रिलेटेड है, जहां तक सिर्फ आपकी रसाई होनी चाहिए थी, दूसरे बंदे को बिल्कुल भी नहीं पहुंचना चाहिए। आपका पासवर्ड सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपकी डेबिट कार्ड के बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड का आपको पता होना चाहिए, आपका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, आपका पासपोर्ट सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपके पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका बायोमेट्रिक डाटा सिर्फ आप तक होना चाहिए। तो इस तरह के डाटा जो हैं वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा में आ जाते हैं। इसके बाद है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है इजाज़त। कोई भी आपका डाटा, देखें आप जो है वो अपने नाम पे सिम निकलवा रहे हैं, तो आप उनको जो डाटा दे रहे हैं ना, आप अपना आईडी कार्ड नंबर दे रहे हैं, अपना बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, आप अपनी इजाज़त से दे रहे हैं। उसका मकसद क्या है? मकसद क्या है उसका मकसद है उस सिम को यूज़ करना, लेकिन उस मकसद के अलावा उस डाटा को यूज़ नहीं किया जा सकता। आपने उसको इजाज़त किस चीज़ की दी है? एज सिम के हवाले तक, सिम की हद तक जितने उसके यूजेस हैं उस डाटा को सिर्फ उस हद तक यूज़ किया जा सकता है। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले आपसे अपना नंबर लेते हैं, सर ये नंबर है सिर्फ रिव्यू के लिए, कि आपसे रिव्यू लेंगे जो हमारा रेस्टोरेंट किस तरह का था, उस रिव्यू के लिए आपका ये नंबर ले रहे हैं। तो उस हद तक जो है वो आपको रिव्यू इस पे सेंड किया जाएगा, आप वो नंबर दे देते हैं। लेकिन कल को वो उसके लिए उसको आगे कंपनीज को दे देते हैं आपके नंबर को, उसको जो है वो आपको मार्केटिंग के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। आपको रोज़ हज़ारों मैसेज आते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी का, किसी बैंकिंग कंपनी का मैसेज आना शुरू हो गया उस नंबर से, क्योंकि उस रेस्टोरेंट वाले ने आपके नंबर को लीक कर दिया। आपने इजाज़त उसको नहीं दी हुई थी। इजाज़त किस चीज़ की थी? सिर्फ रिव्यू के लिए नंबर दिया था, उसके अलावा मार्केटिंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर लिया गया। बेसिकली ये मार्केटिंग के लिए यूज़ किया गया। इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इसको हम अलग से देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे इजाज़त की बात करें, कंसेंट क्या होती है? कंसेंट ऑफ द डाटा सब्जेक्ट मीन्स एनी फ्रीली गिवन स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड एंड अनएम्बिगियस indication of the data subject's wishes by which he or she by a statement or by a clear affirmative action signifies agreement to the collecting, obtaining and processing of personal data relating to him or her। उसका जो डाटा है उसको यूज़ करने के लिए जिस हद तक उसने इजाज़त दी हुई है वो कंसेंट है, उतनी कंसेंट आपके पास है। आप उस डाटा को सिर्फ उसी हद तक यूज़ कर सकते हैं जिस हद तक उस बंदे ने, उस शख्स ने इजाज़त दी हुई है, उसके अलावा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी। यहाँ से भी आपने डेफिनेशंस को रटा ही लगाना है, यहाँ से भी वो डेफिनेशंस ही पूछ रहा होगा। वो पूछ रहा होगा सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, पर्सनल डाटा क्या होता है, जो है वो सब्जेक्ट क्या होता है। इस तरह की डेफिनेशंस वो यहाँ से आपसे पूछ रहा होगा, ये डेफिनेशंस आपने बता देनी है। इसके बाद कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। अब दो तकरीबन हमारे टॉपिक से रह गए हैं। की प्रिंसिपल्स क्या हैं? द की प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू द पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग आर, जो लोग पर्सनल डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ असूल बनाए गए हैं। वो जो डाटा प्रोसेस हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, फेयरली प्रोसेस हो रहा हो, ट्रांसपेरेंसी
हो उस डाटा की प्रोसेस में, वो सही डाटा हो और सिर्फ उसी मकसद के लिए उसको रखा गया हो जिस मकसद के लिए उस बंदे ने, जिसका वो डाटा उसकी ने इजाज़त दी हुई है। इसके अलावा उसको यूज़ ना किया जा रहा हो, लॉफुल पर्पज़ के लिए होल्ड किया गया हो। अब जो बंदा पर्सनल डाटा होल्ड कर रहा है वो इन कवानीन की पाबंदी करेगा। क्या वो लॉफुल पर्पज़ के लिए उसको रखेगा, उसको फेयरली रखेगा, वो डाटा बिल्कुल सही डाटा होगा, उसको ट्रांसपेरेंटली यूज़ करेगा, उसी मकसद के लिए यूज़ करेगा जिस मकसद के लिए उसको इजाज़त दी गई है। पर्पस लिमिटेशन, उसी मकसद के लिए यूज़ करेगा जिस पर्पस के लिए उसको इजाज़त दी गई है। डाटा मिनिमाइजेशन, सिर्फ उतना ही डाटा लेगा जितने की उसको ज़रूरत है। उसको सिर्फ नंबर की ज़रूरत है तो वो सिर्फ नंबर ले, उसको आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है वो आईडी कार्ड ना ले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ले, सिर्फ उतना ही डाटा ले जो उसके काम का है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके काम की है। उसके बाद एक्यूरेसी, वो डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन, उसने वो डाटा ले लिया आपका, जैसे बैंकिंग कंपनी है उसने आपका सारा डाटा ले लिया, अब उसको वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे चढ़ा दे, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप इशू कर देंगे फलां बंदा है फलां डाटा है, बहुत ही गलत हो जाएगा। उसने स्टोर उसको अपने ऑनलाइन जो है इंटरफेस पे नहीं करना, उसने उसको स्टोर कहाँ पे करना है, सीक्रेट जगह पे, उसके ऊपर लिमिटेशन होगी, उसको सीक्रेट जगह पे जो है वो स्टोर करे ताकि ये पब्लिक की पहुंच से दूर रहे। एंड इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, उस डाटा को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखे। अकाउंटेबिलिटी, अगर कल को वो डाटा किसी तरह से पब्लिक हो जाता है तो जिस कंपनी को, जैसे बैंकिंग कंपनी है या किसी भी को, आप जिसके पास भी आपका पर्सनल डाटा था वो आपको अकाउंटेबल होगी, जवाबदेह होगी, आप उससे जवाब तलब करेंगे मेरा डाटा किस तरह से जो है वो पब्लिक हुआ, मेरा डाटा का मिसयूज़ किस तरह से हुआ मेरे डाटा का। तो ये की प्रिंसिपल्स हैं, ये भी वो आपसे जो है वो आपने इनको भी रटा लगाना है। ये भी वो आपसे क्राइमी में पूछ रहा होगा, वो कह रहा होगा कि भाई पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग के की प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से की प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग के, वो आप बता दें। ये ज़्यादातर सारा का सारा तकरीबन जो है वो क्रैमिंग वाला ही पार्ट है, ये आपने खुद अच्छी तरह से याद करना है। इंडिविजुअल राइट्स क्या हैं, अब उस बंदे के पास क्या राइट हैं जिसका पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है। एंड इंडिविजुअल हैज़ फॉलोइंग राइट्स इन रिलेशन टू द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डाटा, ये राइट्स भी आपने याद करने हैं। कौन कौन से राइट्स हैं, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। राइट्स ऑफ एक्सेस टू डाटा, उस बंदे का डाटा है तो उसको जाहिर बात है उस डाटा तक एक्सेस भी होनी चाहिए, रसाई भी होनी चाहिए। राइट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर उसने कोई गलत डाटा दे दिया है, बैंक के फॉर्म के ऊपर कोई गलत डाटा फिल करके दे दिया है तो वो उसको रेक्टिफाई कर सकता हो, वो उसको सही कर सकता हो, गलती इंसान से हो जाती है। राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू बी इरेयर, अगर वो चाहता है कि वो डाटा जो मैंने दे दिया है बस अब मैं इसको ख़त्म कर दूं, अब वो उसके पास नहीं होना चाहिए, तो उसके पास वो राइट है, वो अपना डाटा वहाँ जाके इरेज करवा सकता है। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, उसके पास राइट है कि अगर प्रोसेसिंग हो रही है, उसके डाटा की मार्केटिंग हो रही है तो वो उसे ऑब्जेक्ट करेगा, भाई मैंने जिस मकसद के लिए डाटा दिया था सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज़ करना चाहिए था, आप मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं। राइट टू रेस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, इसका भी बिल्कुल वही मतलब है कि प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने अगर कोई उसके पास राइट है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई आपने ये डाटा जो मेरा डाटा है, मेरा पर्सनल डाटा है, इसको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं करना। राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, उसके पास ये राइट है कि वो कहे कि भाई ये मेरा डाटा है, ये इस हद तक रहना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर ना जाए, इस शहर से बाहर ना जाए, इसे ये पोर्टेबल नहीं होना चाहिए, ये डाटा सिर्फ इस हद तक ही रह सकता है। राइट टू विड्रॉ कंसेंट, पहले उसने इजाज़त दे दी कि आप मेरा ये पर्सनल डाटा रख सकते हैं, अब वो उस इजाज़त को वापस भी ले सकता है, उसके पास ये भी हक हासिल है। राइट टू कंप्लेन टू द रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अगर उसे लगे कि कोई मिसयूज़ हो रहा है तो उसके पास ये हक है, वो रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकता है। थोड़ा सा बोर लेक्चर था, बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा काम, सारा काम आपका सिर्फ क्रैमिंग वाला है, कोई सिनेरियो नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे कोई कमाल नहीं है मेरा जो है वो, आपने सिर्फ इन चीज़ों को याद करना है। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है और हमने बताना क्या है इस हवाले से, और लेकिन वो पूछ आपसे सिर्फ क्रैमिंग ही रहा होगा, यहाँ से किसी भी किस्म का कोई केस सिनेरियो जो है वो नहीं बन सकता। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर को, इसी चैप्टर को, डाटा प्रोटेक्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे कल, बल्कि आपका इंशाल्लाह
अपना जो है वो पहला चैप्टर 16 चैप्टर जो है उसका टेस्ट हो रहा होगा। उसके नेक्स्ट डे हम जो है वो 7th चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 से 3 से 4 लेक्चर में हम इंशाल्लाह सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।